Hello dear aspirants, welcome to the online platform Pakar IAS. I am Vivek Parmar and today we will start another important session related to the mains answer writing session. See, in earlier lectures we have discussed about some important topics related to your history, especially ancient, medieval and modern. Now in this session we will discuss about how to write the good answers to acquire good marks in your examination. So in MPPSC, three kinds of questions are asked, that is 3 marker, 5 marker and 11 marker. So this is a very important session and mainly aspirants are confused that how to write in the answers, good answers in examination and what is the requirement of the checkers to give good marks. सबसे बड़ा डाउट्स रहता है ये कि कैसे हम अच्छा आंसर लिखें, एक आइडियल आंसर. देखिए ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, है ना, बहुत सारे तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, बट हम आपको कुछ आइडियल टेक्निक्स यहाँ बताएंगे आंसर्स लिखने की. तो इसके हम कुछ सेशंस लेंगे. ये भी सिर्फ एक फर्स्ट सेशन है विच इज़ मेनली डेडिकेटेड टू द 3 मार्कर आंसर्स. बहुत ध्यान से सुनिएगा. अगर आप अच्छे 4 से 5 सेशन भी अच्छे ले लेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द चेकर्स, है ना. और हमेशा याद रखिएगा, वी आर नॉट गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट यू दैट यू हैव टू राइट इन दिस वे ओनली. यू कैन राइट बाय योर ओन, यू कैन डेवलप योर ओन टेक्निक्स, बट दिस इज द रेंज और दिस इज द आइडियल टेक्निक इन विच यू हैव टू रिप्रेजेंट द आंसर. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो एमपीपीएससी की अगर मैं बात करूं तो पहले थोड़ा सा एक बेसिक चीज बता दूं. 3 तरह के क्वेश्चन जनरली वो पूछता है. एक 3 मार्कर, एक 5 मार्कर और एक होता है 11 मार्कर, जिनको हम लॉन्ग आंसर टाइप या ऐसे टाइप क्वेश्चंस कहते हैं. अर्लियर प्रायर टू 2019 एक्चुअली द लिमिट्स वर नॉट गिवन. मतलब ऐसा एक जो क्वेश्चन आंसर बुकलेट कॉपी जिसको बोलते हैं, एक क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, उसके नीचे आपको एक फिक्स स्पेस दी होगी लिमिटेड, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा. तो 3 मार्कर में आइडियली अगर मैं बोलूँ तो 3 लाइन्स मिलती हैं आपको. मैं पहले बता दूं स्पेस के बारे में, सब कुछ बहुत डिटेल पढ़ेंगे आज इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं. तो आज का हमारा मेन सेशन होगा 3 मार्कर. तो 2 से 3 सेशन हम 3 मार्कर से रिलेटेड रखेंगे, 3-4 सेशन हम 5 मार्कर से रिलेटेड रखेंगे, फिर 2-3 सेशन 11 मार्कर से रिलेटेड रखेंगे. एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हम डिस्कस करेंगे 11 मार्कर के लिए. सबको पता है कि 3-4 टर्म्स होती, बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना. बहुत सारे एस्पिरेंट्स तो क्या करते हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको पता है वो आप लिखते हैं, जबकि हर एक पैटर्न होता है. जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, थ्रो लाइट ऑन, तो उसका एक तरीका होता है लिखने का, थ्रो लाइट ऑन. इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं. कुछ में होता है क्रिटिकली एनालिसिस. कुछ क्वेश्चंस में ऐसे देते हैं, क्रिटिकली एनालिसिस वाले जो आते हैं. कुछ आते हैं राइट एसे ऑन, राइट एसे ऑन, इस तरह से आते हैं. कुछ सिंपली आते हैं इलैबोरेट करके, कुछ आते हैं एक्सप्लेन करके. तो सब ये एक नहीं होते हैं. There are different ways to write the answers about these things, and the main confusion of yours may be in this type of way or in this variety of long answer questions. सबसे ज़्यादा confusion तो यही होता है. इनको भी हम सेपरेट लेक्चर में समझेंगे. सो हमारी साइमल्टेनियस एक सीरीज चलेगी पढ़ने के साथ साथ, that will be oriented towards the means answer writing session. बिकॉज कितना भी अच्छा हम पढ़ लें, कितना भी अच्छा नॉलेज हमारे पास हो, इफ़ यू आर अनेबल टू रिप्रेजेंट इन द मीन्स कॉपी, सो दैट विल नॉट बी इफेक्टिव. सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, प्रैक्टिस करके लिखना भी होता है. तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे. अब टुडे सेशन इज मेनली डेडिकेटेड टू 3 मार्कर, याद रखिएगा. फिर हम 2-4 सेशन में 3 मार्कर सीखेंगे, 3-4 सेशन में फिर 5 मार्कर और फिर 11 मार्कर, है. तो सबसे पहले 3 मार्कर में आते हैं. देखिए वहाँ जो कॉपी आपको मिलती है, मैं पहले 2 से 3 मिथ आपके ब्रेक कर दूं जो सबसे बड़े डाउट्स होते हैं मीन्स में. बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपके लिए, क्योंकि कितना भी अच्छा पढ़ने के बाद भी कई बार सिलेक्शन नहीं होता है जस्ट बिकॉज ऑफ राइटिंग स्किल्स, जस्ट बिकॉज यू आर लैकिंग इन आंसर राइटिंग स्किल्स. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. जैसे यहाँ पर 3 लाइन आपको दिख रही होंगी, है ना. हालांकि वहाँ आंसर में आपको क्लियर जो नोटिस, जो आंसर कॉपी मिलेंगी, पहली चीज़ मैं बताता हूँ, एक एक करके 1 बाय 1 हम चलते हैं. जो आंसर कॉपी मिलती है उसमें क्वेश्चन पे लिखा रहेगा और फिर आपको 3 लाइन्स मिलेंगी, ठीक है. तो पहले तो ये कि ये क्वेश्चन आंसर बुकलेट बोलते हैं इसको हम लोग, है ना. प्रायर टू 2019 ऐसा नहीं होता था. 2019 के पहले क्या होता था, आपको क्वेश्चन देखना है, उसको लिखना है, तो लोग आधा एक पेज ही भर देते थे 3 नंबर में. फिर उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया आपको कि अननेसेसरी चीज़ें ना लिखें. तो अननेसेसरी नहीं लिखना, बिल्कुल स्टिक टू योर पॉइंट. 3 मार्कर और 5 मार्कर में बिल्कुल पॉइंट से लगे रहना है. 11 मार्कर में भी पॉइंट से ही लगे रहना है ना. पर वहाँ थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हैं. यहाँ तो बिल्कुल स्टिक टू द पॉइंट. Whatever has been asked, that only you have to represent.
तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आंसर बुकलेट है, एक चीज मैंने क्लियर कर दी। दूसरा होता है क्या ऐसी ही कॉपी मिलती है वहां, बिल्कुल एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, देन यू विल बी गिवन टू 3 लाइंस, देन हियर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट्स, जो भी क्वेश्चन नंबर 2 होगा लाइक बैटल ऑफ पानीपत जो भी होगा, फिर 3 लाइन मिलेंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट। Here in one frame I have only taken one question because that will be easy to make you understand, आसानी से आप समझ जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है। वहाँ एक पेज पे आपको 3 लाइन, फिर एक दूसरा क्वेश्चन, फिर 3 लाइन, फिर दूसरा क्वेश्चन, इस तरह से 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉपी का फॉर्मेट। 5 मार्कर जो होते हैं उसमें यू विल बी गिवन 9 लाइन्स, एक पेज में 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 मार्कर जो रहते हैं उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, then you will be provided 9 lines and then question number 2 starts। तो फॉर्मेट भी वो हम 5 मार्कर में सेपरेट सीखेंगे। 11 मार्कर में you will be provided 2 पेजेस, 2 पेजेस आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा, फिर 2 पेज मिलेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। ये एक फॉर्मेट का मैंने सिस्टम पढ़ा दिया आपको, और 5 और 11 में मैं पूरे वही फॉर्मेट लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में you will be provided 3 lines, in question number 5 you will be provided 9 lines and in question number 11 you will be provided 2 pages। एक पेज में अप्रॉक्सीमेटली 22 लाइन के आसपास होती है, तो रफली हम कह सकते हैं 44 लाइन्स आपको मिलेगी लिखने के लिए। तो पहले तो ये क्यों किया एमपीपीएससी ने ऐसा, क्योंकि अननेसेसरी कंटेंट बहुत ज्यादा लिखते हैं, तो रिलेवेंट कंटेंट ओनली लिखे हम लोग। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो ये सबसे बड़ा मिथ है हमारा, वो क्लियर करूं फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। द बिगेस्ट मिथ और कंफ्यूजन अमंग द एस्पिरेंट्स इज सर वी हैव टू राइट ओनली 1 लाइन और 2 लाइन और वी कैन यूज द होल स्पेस। ये सबसे बड़ा डाउट है, हम एक ही लाइन में खत्म कर दें क्या आंसर को सर, या 2 में लिखें या 3 में लिखें, क्योंकि वहां तो आपको नोट मिलेगा। अब हम सिर्फ 3 मार्कर पे डेडिकेट करेंगे, आज सिर्फ 3 मार्कर की ही बात करूंगा मैं। और ध्यान से अगर सेशन को आप सुनेंगे तो मैं एक एक क्वेश्चन का एक पैटर्न बता दूंगा, उसके बाद आपको कभी किसी की जरूरत नहीं लगेगी, है ना, हमारी भी जरूरत नहीं लगेगी आपको, अगर एक बार आप उस पैटर्न को सीख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और सिविल सर्विस एक ऐसी चीज होती है इन विच यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ ओनली, आपको अपने आप पे सबसे ज्यादा भरोसा रखना है। तो एक बार मैं गाइड करूंगा, जैसे बैटल, आप जरा बहुत ध्यान से अगर आप पेपर देखेंगे एमपीपीएससी का, तो 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, ये 3 मार्कर के, उसमें बैटल्स मिलेंगे, कोई किंग मिल जाएगा, कोई साइट मिल जाएगी, कोई पॉलिसी मिल जाएगी, कोई बुक मिल जाएगी, कोई एम्बेसडर मिल जाएगा। तो गिनती के 8 से 9 तो पैटर्न आते हैं, तो क्यों ना उन 8-9 पैटर्न को फोकस कर लिया जाए, मजा आ जाएगा, सब सीख जाएंगे। तो रैंडम क्वेश्चन लिखने की आदत ना डालें, पैटर्न के पीछे दौड़ें। पैटर्न, इफ यू अंडरस्टैंड द पैटर्न व्हिच इज आस्क्ड बाय द एमपीपीएससी एंड इफ यू मेक द नोट्स रिलेटेड टू दोस पैटर्न, तो डेफिनेटली व्हिचएवर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन यू विल बी एबल टू राइट गुड आंसर्स। सबसे इंपॉर्टेंट है पैटर्न को पकड़ना। तो देखिए एक एक चीज देखते हैं, बहुत सारे बैटल पूछे जाते हैं, बैटल ऑफ तराइन एग्जाम में पूछा जा चुका है, बैटल ऑफ कलिंग पूछा जा चुका है, तो उन्हीं को समझे ना हम लोग। तो पहले मैं एक बात बता दूं, 3 मार्कर में वहां जो मिलेगा आंसर इन 1 लाइन, क्लियर लिखा मिलता है आंसर इन 1 लाइन और आइडियली 10 वर्ड्स। तो जो भी आपका वो ऑप्शन जो आपका मिलेगा वो 1 लाइन या 10 वर्ड्स वाला, वो आप सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे लिखें उसको हम 1 लाइन या 10 वर्ड्स को। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पहले मैं मिथ बता दूं, जो कंफ्यूजन रहता है एस्पिरेंट्स में, सर क्या सच में एक ही लाइन में लिखे, क्योंकि वहां तो क्लियर ही लिखा है आदर्श आइडियल आंसर के लिए आपको एक उसमें लिखना है। फिर वाई 3 लाइन्स आर प्रोवाइडेड टू अस, 3 लाइन क्यों दी फिर हमको। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 3 बात सुनिएगा। पहली, इफ क्वेश्चन, देखिए ये होता है नेचर ऑफ क्वेश्चन, समटाइम्स इन द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हिच कैन बी कंप्लीटेड इन हाफ और 1 वर्ड और 1 लाइन ओनली। फॉर एग्जाम्पल 2017 में एथिक्स के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था, हु इज द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र। अब यू ऑल नो दिस इज रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑल्सो, बिकॉज फिलॉसफी से रिलेटेड है, चाणक्य की फिलॉसफी से। तो चाणक्य, या विच ओरिजिनल नेम वाज विष्णुगुप्त और हु इज आल्सो नोन एज कौटिल्य। तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त जो तीनों नाम हैं, उसमें से कोई भी एक नाम लिख के आप लिख सकते थे, इट वाज कंपाइल्ड बाय विष्णुगुप्त। क्या 3 नंबर मिलेगा? बिल्कुल। पूछा क्या है, हु वाज द राइटर, आपने राइटर लिख दिया। लेकिन उस समय तो ऐसे प्रोवाइड भी नहीं किया जाते थे, तो उसमें लिखे जा रहे हैं, उसमें ये भी बता दिया कि इसका थीम, ठीक है चलिए आपने चाहा कि सर 3 लाइन्स आर प्रोवाइडेड, सो हम लिख दें कि कौटिल्य वाज द राइटर एंड मेनली सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट इज इंक्लूडेड इन इट, ठीक है इतना भी लिखेंगे चलेगा। बट उसके बाद सप्तांग सिस्टम, उसमें रिफॉर्म्स लिख दिए, तो ये नहीं करना है आपको, पूछा है वही लिखना है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, इफ यू कैन कंप्लीट योर क्वेश्चन इन 1 लाइन देन डू कंप्लीट इन 1 लाइन। लेकिन कई बार क्वेश्चन का नेचर होता है विच यू कैन नॉट कंप्लीट इन 1 लाइन। ये दूसरा डाउट कि सर इस क्वेश्चन को हम 1 लाइन में कैसे लिखें।
अब आप बैटल ऑफ हाइडेस स्पीच को लिखेंगे, मैं बताऊंगा अभी बैटल में क्या इंक्लूड करना है। तो आपने एक लाइन में सिंपल लिख दिया, सपोज इट वाज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस, खत्म, एक लाइन भर गई सर। अब लिखे नहीं लिखे, यू हैव टू राइट मोर। अगर इफ यू वांट टू गेट 3 मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स, तो आपको और लिखना पड़ेगा इसमें। इसका मतलब दो चीजें क्लियर हैं इस पिछले 5 मिनट के हमारे इस डिस्कशन से। क्वेश्चन के नेचर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सपोज आपसे एक बात सिंपल सा पूछ लिया, इन विच ईयर कलिंग बैटल वाज, या सपोज यही क्वेश्चन लेते हैं, इन विच ईयर हाइडेस स्पीच बैटल वाज फॉट। अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया इसको, इन विच ईयर, दैट मींस यू हैव टू राइट ओनली अबाउट द ईयर। तो दिस क्वेश्चन शुड बी रिटन नाउ, बैटल ऑफ हाइडेस स्पीच वाज फॉट इन 326 BC ओनली। अब आपसे पूछ ही लिया इन विच ईयर, तो 326 BC खत्म कीजिए। ये होता है स्पेसिफिक नेचर, एक लाइन में खत्म हो रहा है तो बिल्कुल कीजिए। डू नॉट ट्राई टू राइट मोर थिंग्स रिलेटेड टू दिस, पूछा ही नहीं है तो क्या मतलब है। तो प्लीज याद रखिएगा, नेचर्स को समझना है हमें। लेकिन अगर बैटल ऑफ हाइडेस स्पीच पूछा और आप सिर्फ 326 BC या किसके बीच में लड़ा गया अगर लिख देंगे, तो फिर शायद पूरे नंबर ना मिले, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक चीज क्लियर हो गई, बिल्कुल अगर खत्म हो रहा है एक लाइन में तो हमें करना है, बट इफ द नेचर और इफ द क्वेश्चन or the demand of question is more, so you can use the whole space given in your answer। तो ये आपका एक डाउट तो क्लियर हो गया कि एक लाइन में भी हम लिख सकते हैं अगर पूछा है तो, लेकिन अगर उसके डिमांड या उसका नेचर ऐसा है कि हम 3 लाइन या 2 लाइन इस्तेमाल करें तो यू कैन यूज द होल स्पेस, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये वाला भी मामला क्लियर है। अब हम सीधे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टुडे आई विल मेनली फोकस ऑन 3 पैटर्न, दैट इज बैटल, सेकेंड एनी इंपॉर्टेंट साइट, कोई भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट, एंड थर्ड वन इज एम्बेसडर, कोई भी एक एम्बेसडर अगर पूछ लिया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे जैसे बुक के बारे में हो, ठीक है, कोई पोएट के बारे में हो, क्लियर, कोई प्रिंसिपल या पॉलिसी के बारे में हो। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, मुश्किल से 10 पैटर्न इंपॉर्टेंट मिलेंगे। जब कोई रूलर हो, रूलर भी पूछ सकते हैं आपसे, बट टुडे वी विल मेनली फोकस ऑन दीज 3 थिंग्स। तो इनका एक फॉर्मेट ही बता देता हूं मैं, बैटल में क्या होता है। तो देखिए, व्हेनेवर एनी बैटल इज आस्क्ड इन योर मेंस एग्जामिनेशन, सो 3 to 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट मिस, उनको आप मिस नहीं कर सकते। क्या होती हैं वो चीजें, तो हम सिंपल बैटल से रिलेटेड चीजें याद रखिएगा, बैटल से रिलेटेड। तो व्हेनेवर एनी बैटल इज आस्क्ड, यू हैव टू मेंशन अबाउट द लोकेशन वेयर एग्जैक्टली इट वाज फॉट। You have to also mention about the year in which it was fought if you know about it. Between, that means the parties between whom the battle was fought, किनके बीच में युद्ध लड़ा गया, and you should also mention the result। अब कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा सर इतना सारा इंफॉर्मेशन क्या हम लिख सकते हैं इसमें? बिल्कुल लिखेंगे, मैं लिखकर दिखाऊंगा आपको, है ना। बस अब ये अभी तो हम आपको फॉर्मेट बता रहे हैं, लिखना भी सिखा रहे हैं, फिर ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू कंसाइज योर आंसर। आप सोचेंगे सर इसको 6 लाइन से कम में नहीं लिख सकते, फिर हम आपको सिखाएंगे धीरे धीरे इसको 2 या 3 लाइन में कंसाइज करना। बट अवर मेन फोकस, सबसे पहले हमारा मेन फोकस है आपको समझाना उनके डिमांड क्या है, लिखते कैसे, फिर धीरे धीरे आप सेशन में, दिस इज ओनली द फर्स्ट सेशन। When you will see 6 to 7 sessions, definitely you will be able to write good marks in 3 marks। कोई भी good answer in 3 marks, कोई सा भी हो आप लिख सकते हैं अच्छे से। तो बैटल जब भी हो, अब ये फॉर्मेट आप एक कॉपी कर लीजिएगा कि हाँ ये चीजें हैं, ये हमको कम से कम लिखना है, लोकेशन, ईयर, पार्टीज, रिजल्ट, ये परफेक्ट हो जाता है बैटल। कैसे लिखें इसमें, पर देखती है चीजें, है ना। तो फिर हम जाएंगे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर, पहले बैटल का हम देख लेते हैं कि करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और, ये जो वहाँ 1 लाइन मिलती है, आप अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें तो इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है आपको, है ना, वही कॉपी जो एग्जैक्ट आपको एमपीपीएससी मेंस में मिलेंगी, तो सेम कॉपी से आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट कोई भी अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई भी अगर थ्रू आउट द वर्ल्ड में अगर जाऊं, है ना, तो कोई भी इंसान जो कॉपी में यहाँ मिलता है उस एक लाइन में ही और शी कैन राइट 5 to 7 वर्ड्स, है ना। ये मेरा एनालिसिस है कि 5 से 7 वर्ड वो लिख सकता है एक लाइन में। बहुत बड़े अक्षर लिख रहा हो तो 4-5, और बहुत छोटे लिख रहा हो तो 7, 8, 9 तक भी कोई लिख देता है। बट आइडियल लिमिट यही है कि 6 to 7 वर्ड्स एक लाइन में आ जाते हैं। तो 10 वर्ड्स लिखे हैं तो उसके हिसाब से 2 लाइन तो यूं भी दिया हुआ है। तो कंफ्यूज ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना है उसके कि वहाँ लिखा है इन 1 लाइन, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि 10 वर्ड 1.5 से 2 लाइन में हो जाते हैं, तो 2 लाइन तो आप यूं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैंने कहा ना, पूरा 3 लाइन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ द क्वेश्चन डिमांड्स इट। और क्वेश्चन की डिमांड ही अगर 1 वर्ड या 1 लाइन की है तो आप खत्म कीजिए उसको वहीं 1 लाइन में। तो ये एक रहता है 5 to 7 वर्ड्स। एक बात और, एक और बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन रहता है, वो और मैं क्लियर कर दूं कि कैन वी इम्प्रूव अवर हैंड राइटिंग टू मेक
गुड अपीयरेंसेस इन अवर आंसर कॉपी। सी, जितना एक्सपीरियंस मेरा है, इस एज में आकर आप यू कैन नॉट चेंज योर हैंड राइटिंग, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए, है ना। अगर इंप्रूव कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, करना चाहिए, बट ज़्यादातर फोकस कीजिए लेजिबल बनाने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ इंप्रूविंग हैंड राइटिंग, ट्राई टू मेक योर अपीयरेंस बेटर। अच्छा अपीयरेंस मतलब लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए, जो भी आपने लिखा है वो क्लियरली पढ़ सके। जिस तरह हम अपने आप को नहीं चेंज कर सकते, उस तरह हैंडराइटिंग इस उम्र में जाके नहीं बदल सकते, वो सब छोटी उम्र में चेंज की जाती है। तो कई स्टूडेंट्स पढ़ने से टाइम हटा के फोकस करते हैं, घंटों घंटों लिखते हैं, वो तो अच्छी चीज़ें, लिखना चाहिए, खूब लिखना चाहिए, स्पीड बढ़ती है। बट हैंडराइटिंग में फोकस करने से अच्छा लेजिबल हम बनाएं कि हाँ पढ़ने योग्य हो। हाँ, अगर वो पढ़ने में नहीं आएगा तो फिर वो इंप्रेशन गलत जाएगा उसमें, है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, योर आंसर शुड बी लेजिबल। इफ इट इज लेजिबल, डेफिनेटली यू विल गेन द गुड मार्क्स। क्लियर, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर इंप्रूव कर सकते हैं, अगर इफ यू हैव कॉन्फिडेंट इनफ अपॉन यू, नहीं आई कैन इंप्रूव माई हैंड राइटिंग एंड आई कैन मेक इट इन मोर इंप्रेसिव मैनर, तो यू कैन डू, ठीक है। बट लेजिबल होना चाहिए, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखिए बैटल में जैसे मैंने बोला कैसे लिखना है, एक चीज आखिरी है पैटर्न। सर लिखे कैसे? पैटर्न में कुछ कहते हैं कि सर सारे के सारे हम पॉइंट सिस्टम में लिख दें क्या? जैसे 3 लाइन है तो सिंपली वी कैन राइट 3 पॉइंट्स। कुछ कहते हैं नहीं सर हम पैरा के फॉर्म में लिखेंगे, और कुछ कहते हैं नहीं हम चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे या किसी डायग्राम के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए दीज आर द टेक्निक्स इन विच यू कैन राइट योर आंसर। इधर यू कैन राइट इन पॉइंट्स, यू कैन राइट इन पैरा, यू कैन राइट इन चार्ट फॉर्म। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो इट डिपेंड्स ऑन यू। बट एक बात बस मेरी ध्यान रखिए, हर एक चीज में ये चार्ट इस्तेमाल मत कीजिएगा, है ना। वी हैव टू यूज स्पेसिफिकली दीज चार्ट्स एंड आवर कॉपी शुड बी डाइवर्स इन आंसर राइटिंग। मोनोटोनस नहीं होना चाहिए कॉपी, सारे पॉइंट में भी नहीं लिखना चाहिए, सारे पैरा में भी नहीं लिखना चाहिए, सारे चार्ट में या डायग्राम में भी नहीं होना चाहिए। योर कॉपी शुड बी बैलेंस्ड, लगना चाहिए एक सिविल सर्वेंट स्टूडेंट या इनोवेटिव स्टूडेंट आंसर लिख रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये, यू कैन यूज बाय योर ओन, जैसे आपको लगता है। और अभी तो एक सेशन है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे विच क्वेश्चन शुड बी रिटन इन पॉइंट्स, विच क्वेश्चन शुड बी रिटन इन पैरा, विच क्वेश्चन शुड बी रिटन इन डायग्राम इन चार्ट फॉर्म। और हम बताएंगे फिर धीरे धीरे जब टाइम की कमी हो तो और कैसे करना है ना। बट एक चीज क्लियर है, यू कैन यूज द डाइवर्स टेक्निक्स इन योर आंसर्स। सो नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो हियर इज द आंसर अबाउट द बैटल ऑफ हाइड स्पीच। वो 3 चीजें याद रखना है, लोकेशन, ईयर, बिटवीन और ये। तो इसको सबसे पहले, जैसे अगर मान लीजिए हम बैटल को कभी भी ऐसे लिखें तो भी चलेगा। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं यहां से लिखूं, लोकेशन ऐसे ही लिख दें इसको, सिंपल 2 तरीके से लिखना सिखाऊंगा मैं। पहला तरीका लोकेशन, क्योंकि सबको पता है बैटल ऑफ हाइड स्पीच है तो इसकी लोकेशन क्या होगी, कहां लड़ा गया होगा, है ना। तो पहले तो आपको मैं पैरा में लिखना सिखा देता हूं। चलिए, इट वॉज फॉट। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं बैटल ऑफ हाइड स्पीच वॉज फॉट। क्यों लिखे हम, लिखा तो हुआ है बैटल ऑफ हाइड स्पीच। तो विच एवर इज रिटन वी डोंट हैव टू रिपीट इट अगेन, ये टाइम भी वेस्ट करेगा, जगह भी वेस्ट करेगा। उस पूरे की जगह इट लिख दें हम लोग। तो धीरे धीरे सिखाऊंगा मैं आपको ऐसे भी कंसाइज करना। तो इट वॉज फॉट इन 326 BC between Alexander's army and Porus army on the bank of हाइडेस्पीच, क्योंकि नाम ही हाइडेस्पीच दिया है। हाइडेस्पीच ये एक नदी का नाम है, ये ग्रीक वर्ड है, इसको झेलम रिवर बोलते हैं, याद रखिएगा, झेलम रिवर। अब देखिए आप, मैंने इसमें क्या क्या कवर किया, जो मैंने बोला था, ईयर कवर कर लिया मैंने इसमें लोकेशन कवर कर ली, कहां लड़ा गया ये देखिए दूसरी लोकेशन, किसके बीच में लड़ा गया वो भी मैंने कवर कर लिया। 3 चीज हो गया। चौथा है रिजल्ट। तो आप ऐसे यहां तो यहां सिंपल लिख सकते हैं, रिजल्ट डैश लाके अलेक्जेंडर्स विक्ट्री या अलेक्जेंडर इमर्ज्ड विक्टोरियस, अलेक्जेंडर इमर्ज्ड विक्टोरियस। ये तो होता है पैरा फॉर्म में। देखिए पूरा आंसर मैंने पैरा फॉर्म में लिखा है क्लियर करके। इट वॉज फॉट इन 326 BC between Alexander's army and Porus army on the bank of Hydaspes और झेलम रिवर, and Alexander emerged victorious। एंड करके भी लिख सकते हैं, and Alexander emerged victorious in this। So this is in para। किसी को लगता है सर हम इसको पैरा की बजाय पॉइंट में लिखना चाहते हैं, तो पॉइंट में आप कैसे लिख सकते थे, लोकेशन डैश लगा दिया। एक लेकर चलते हैं, है ना, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं तो जल्दी समझ जाएंगे आप, है ना। जैसे ये है बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, इट वाज आस्क्ड इन MPPSC मेंस एग्जामिनेशन। तो हम इसको देखते हैं पैरा में नहीं लिखने की बजाय हम इसको कोशिश करते हैं पॉइंट में लिखने की। तो देखिए
सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, है ना। अभी हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, है ना, पढ़ लिया तो। तराइन जो है ये हरियाणा में एक जगह है, तरोरी, क्या है ना, करनाल करके एक जगह हरियाणा में, वहाँ पर है। और अभी ये देखिए मेरा मेन फोकस है आंसर राइटिंग पे, है ना। अभी इसलिए मैं इस टॉपिक पे नहीं जाऊँगा, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बैटल था, इट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री बिकॉज फर्स्ट टाइम द इस्लामिक रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। मोहम्मद ऑफ घुरिद, अफगानिस्तान में घुरिद जगह से, जिसको मोहम्मद गौरी भी कहते हैं, वो और पृथ्वीराज चौहान जो रूलर थे, राजपूत रूलर, इनके बीच में एक युद्ध हुआ था। एंड इन दिस बैटल Muhammad of Ghurid actually emerged victorious and he founded the Islamic rule in India. और उसी के बाद में धीरे धीरे हम देखेंगे उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको सब कुछ सौंप गया और स्लेव डायनेस्टी वाज फाउंडेड। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के फाउंडेशन के पीछे सबसे बड़ा रीजन कौन सा है? ये सेकंड बैटल ऑफ तराइन, है ना। तो इतना इलाबरेट तो हम नहीं करेंगे यहाँ तो हमारा वही पैटर्न रहेगा 3 मार्कर में। वही तो ये चाहते, वो देखना चाहते हैं कि आपको जो इतना सारा पता है इसको आप 3 मार्क में कैसे कंसाइज करते हैं। तो दे एक्चुअली वांट टू सी योर इनोवेटिविटी एंड सेकंड इज योर नॉलेज, कंसाइज नॉलेज। तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन तरीका वही होगा। अच्छा, अगर आप कोई और बहुत अच्छा तरीका चाहते हैं, बिल्कुल आप अपना इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, पर जो चीजें मैंने बताई है उनमें से मिस मत करना बस कुछ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम, एक तरीका ये भी था सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, ईयर, ये भी एक तरीका होता है, ईयर। तो जैसे इसका ईयर है 1192, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। सेमी कॉलम का इस्तेमाल किया हमने सेंटेंस ब्रेक करने के लिए, और यहां पर हमने लिख दिया लोकेशन, कहां पर है। तो लोकेशन हमने लिखा वही तराइन, और ये कहां पर है? हरियाणा, या फिर लिख सकते हैं तराइन इन हरियाणा। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करें, फॉट बिटवीन, या इट वॉज फॉट बिटवीन, इट वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद ऑफ घुरिद, मोहम्मद गौरी भी बोल सकते हैं आप इसको, एंड पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। अगर वहां जगह नहीं है तो यहां लिख दीजिएगा, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। तो देखिए यहां मतलब हम ये कह रहे हैं कि सेंटेंस ब्रेक करके आप लिख सकते हैं। ईयर और लोकेशन आपने एक में लिख दिया, एक में बिटवीन लिख दिया, इट वाज फॉट, ठीक है। आप चाहे तो सिंपल लिख सकते हैं फॉट बिटवीन, कोई इश्यू नहीं है, 3 मार्कर में चलता है ऐसा। आप ऐसे भी लिखेंगे फॉट बिटवीन, तो ये आपका पृथ्वीराज चौहान वाला जो लाइन है ये यहां चला जाएगा। अगर आप फॉट बिटवीन करके लिखते हैं तो ये वाला जो चीज है आराम से ये कहां चला जाएगा आपका? ये यहां चला जाएगा, चौहान यहां पर, ठीक है। तो फिर यहां पर आपको तीसरा एक पॉइंट और मिल जाएगा, एंड यू कैन राइट इन दिस मैनर दैट रिजल्ट। सो व्हाट वाज द रिजल्ट? रिजल्ट सिंपली आप लिख सकते हैं मोहम्मद ऑफ घुरिद इमर्ज्ड विक्टोरियस, मोहम्मद ऑफ घुरिद इमर्ज्ड विक्टोरियस। तो ये एक चीज हो गई, ये आप लिख सकते हैं 2 तरीके से। सेम इंफॉर्मेशन को मैंने 2 तरीके से लिखा है। हो सकता है किसी को लगे सर हम इस तरह से लिख दें जैसे कुछ ऐसे इंप्रोवाइजेशन करना चाहते हैं। यहां पर लिख दिया आपने बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, फिर यहां पर आपने एक बक्सा बना दिया, यहां पर आपने एक बक्सा बना दिया, यहां पर एक बक्सा बना दिया, ठीक है। ज्यादातर इस्तेमाल ना करें, लेकिन चाहे तो सर यहां कॉज लिख देते हैं, यहां ईयर लिख देते हैं, यहां लोकेशन, यहां रिजल्ट, ठीक है ना, चल सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि डू नॉट यूज many of the boxes in your answers. 1 or 2 questions you can write in this manner. So your copy should be balanced. Some questions can be written in para form, some questions can be written in point form. 1 or 2 in 1 or 2 you can make flow chart or in diagram form. लिख सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई है वो ध्यान रखिएगा, लोकेशन, ईयर, बिटवीन एंड रिजल्ट, यू कैन नॉट मिस इट आउट। अब कोई भी जरा देखिए, आप इसी मैनर में अगर देखें बैटल ऑफ चौसा, अब बैटल ऑफ चौसा को अगर लिखे तो इट वॉज फॉट, मैं सिंपल बता रहा हूं आपको। चौसा का जो बैटल था ये मेनली लड़ा गया था 1539 में। तो इट वाज फॉट इन 1539, किसके बीच में? ये चौसा में लड़ा गया था। इट इज इन बक्सर, नियर बक्सर इन बिहार रीजन, एंड इट वाज मेनली फॉट बिटवीन द हुमायूं, द मुगल रूलर, एंड द शेरशाह सूरी, द अफगान रूलर। एंड इन दिस शेरशाह सूरी डिफीटेड द हुमायूं। आफ्टर दिस बैटल हुमायूं फ्लेड फ्रॉम इंडिया एंड ही एक्साइल्ड एंड लिव्ड फॉर 12 years इन ईरान। यहां से भाग गया था वो। तो इट वाज द फर्स्ट डिफीट ऑफ द मुगल रूलर इन इंडिया। मुगल रूलर को हराने वाला शेरशाह सूरी था। बाद में उसने सुर एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट भी किया। तो अब आपका कोई भी बैटल हो, इफ यू नो अबाउट द बैटल तो यू कैन राइट इन दैट मैनर। बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है पहले नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट यू शुड हैव द नॉलेज, देन ओनली यू कैन रिप्रेजेंट योर आंसर। पहले नॉलेज लीजिए, पढ़िए, सारे लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, फिर उसका पैटर्न समझिए, फिर उसका आंसर लिखें। अब आपको एक नहीं, अगर पूरे एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न में एटलीस्ट 50 इंपॉर्टेंट बैटल्स होंगे, आराम से 50 के आंसर आपके पास है।
तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ पर्टिकुलर आंसर, ट्राई टू फोकस ऑन द पैटर्न। एक आंसर के पीछे नहीं जाना है, हमें पैटर्न को समझना है। क्लियर? तो ये बैटल हो गया। अब आराम से आप बैटल को लिखिएगा इस मैनर में, ठीक है। यहाँ एक और क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं, जैसे मेगास्थनीज डेमाइकस, ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दूसरा हमारा जो पैटर्न है वो है एम्बेसडर। कोई भी अगर एम्बेसडर आता है तो हमें कैसे आंसर लिखना है। Ambassador, that means who were mainly sent by any particular ruler to the court of any important ruler, and they mainly acted as making good relations between two important neighboring countries. कोई भी जैसे एम्बेसीज आज भी होती है इंडिया में, बहुत सारे कंट्रीज की एम्बेसी, वहाँ हमारी एम्बेसी होती है। तो जैसे मान लो यहाँ यूएस की कोई एम्बेसी है, तो जितने भी यहाँ के यूएस सिटीजन्स रह रहे होंगे या उनके देश से रिलेटेड होंगे, उनका यहाँ ध्यान रखना, उनके राइट्स का ध्यान रखना, है ना। और यहाँ की गवर्नमेंट से उनकी गवर्नमेंट का एक अच्छा कनेक्टिविटी बनाना, है ना, एक तरह का हार्मोनियस रिलेशन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एंशिएंट इन मॉडर्न, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया ऑल्सो मेनी एम्बेसडर्स वर सेंट। तो उन एम्बेसडर्स के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर उसका कंट्री पता हो तो जरूर लिखना चाहिए आपको। इफ यू नो अबाउट द कंट्री ऑफ मेगास्थनीज, लाइक ही वाज द ग्रीक एम्बेसडर, सो यू शुड नो, यू शुड राइट अबाउट हिट्स कंट्री ऑल्सो। इफ यू नो अबाउट हु सेंट, तो सेंट बाय, टू हुम कोर्ट, तो सेंट टू, और फोर्थ वन इज इंपॉर्टेंट वर्क, इफ यू नो यू शुड राइट इट। ये 4 चीजें इसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो जब कभी भी आप कोई एम्बेसडर को देखें, और भी कुछ देखिए, ऐसा नहीं है कि यही लिख सकते हैं, दिस इज द आइडियल, मैंने कहा। इसके अलावा कोई और बहुत अच्छी चीज जानते हैं, कोई निकनेम दिया हो उसको। कई बार होगा ऐसा, जैसे पोएट में हम देखेंगे, सपोज कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं, तो लिखना चाहिए हमको सोब्रिके, जिसको हम कहते हैं सोब्रिके, मतलब कोई भी निकनेम अगर पता हो। तो किसी को ये ध्यान आ रहा है तो ये लिख दीजिए सोब्रिके। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें से हमें कुछ मिस नहीं करना चाहिए। मैं वो चीजें बता रहा हूं विच आर मेनली रिक्वायर्ड, और विच यू मस्ट राइट इन योर आंसर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो कैसे एक एम्बेसडर को, उसका कंट्री कौन सा है, ही वाज सेंट बाय विच रूलर, सेंट टू द कोर्ट। हाँ, इनमें से अगर हमें पता ही नहीं है, कुछ चीजें या मेंशन ही नहीं इतिहास में, तो फिर हम बाकी चीजों पे चले जाएं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम मेगास्थनीज को लिखने की कोशिश करें, तो ही वाज एक्चुअली, ही बिलोंग टू द ग्रीक कंट्री, ही वाज अ ग्रीक एम्बेसडर। फिर सेंट बाय, ही वाज सेंट बाय, किसने भेजा था इसको मेगास्थनीज को, सेल्यूकस निकेटर, हु वाज द ग्रीक रूलर, हु वाज इन द आर्मी ऑफ फर्स्ट, अर्लियर इन द आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर III, जो सिकंदर के नाम से फेमस है, उसकी आर्मी में था। बाद में वो खुद फाउंडर हो गया वहां का एक। तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा। किसके कोर्ट ने भेजा, चंद्रगुप्त मौर्य, द ग्रेट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। इंपॉर्टेंट कोई वर्क है क्या इसका? जब तक इंडिका के बारे में नहीं लिखोगे नंबर इतना अच्छा नहीं मिलेगा, बिकॉज मेनली ही compiled Indica, which contains the information related to the administration and socio-economic condition during the Mauryan Empire. So mainly it throws light on the administration of Patliputra, especially by the 6 committees which we have discussed in the lecture. And also it consists of information related to the contemporary socio-economic conditions. So this is very important. तो अब चलिए इसको भी जरा लिखते हैं। तो वही फॉर्मेट, अब आपको पता है, मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए आपके, है ना, कि आप चाहो तो पैरा या उन सब फॉर्मेट में जिसमें भी लिखना चाहते हो। तो कैसे लिखते हैं, जैसे इसको मैं पैरा में लिखने की कोशिश करूं, तो ग्रीक एम्बेसडर, ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द, सेंट बाय, ग्रीक एम्बेसडर सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर to the court of चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ये हो गया। अब लास्ट चीज है, ही कंपाइल्ड, आप चाहो तो लिख सकते हो ही कंपाइल्ड इंडिका। चाहो तो इफ यू वांट टू यूज दिस पर्टिकुलर स्पेस, यू कैन राइट द थीम ऑफ दिस बुक। कुछ सिंपल सा है, थीम ऐसे करके लिख सकते हैं। थीम क्या है इसका, एडमिनिस्ट्रेशन। जगह हो तो लिख सकते हो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में, ठीक है, एंड सोशियो, अगर जगह है तो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। सो इन दिस मैनर यू कैन राइट योर आंसर्स इन एग्जामिनेशन। But the important thing, whenever any ambassador is asked, you should mention about the country and the ruler who sent. Like Demicus, so he was another Greek ambassador sent by Antiochus I, who was the Syrian ruler, and he was sent to the court of Amitraghat. That means Bindusar, the son of Chandragupta Maurya or the father of Ashoka. तो ये चीजें होती हैं लिखने की। तो मैंने आपको बैटल लिखना सिखाया, ठीक है। मैंने आपको आज एक चीज और सिखा दी,
दूसरी चीज जो एम्बेसडर है। एक चीज और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं, जो थर्ड चीज है, कोई इंपॉर्टेंट साइट अगर पूछे तो, है ना, ये सारे बैटल्स इसी टेक्निक से हम लोग लिख सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है, ये जैसे हड़प्पा आ गया, ऐसे सिंपल बस साइट आ जाती है, या तो हड़प्पा आ गया या फिर मोहनजोदाड़ो आ गया, है ना, जैसे इधर मोहनजोदाड़ो लिखा हुआ है, मोहनजोदाड़ो, तो इसको कैसे लिखें हम लोग। तो कोई भी जब इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट आती है, उसका भी एक पैटर्न है, इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट, इसमें तो बहुत है। We know a very lot about the Harappa, so what important things we can mention in our answer। अब इसको हम एक लाइन में थोड़ी खत्म कर पाएंगे, क्योंकि एक लाइन में अगर हम इसको लिखेंगे तो बहुत मतलब वो नंबर ही नहीं मिलेगा अच्छा हमें, इसका तो रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा ज्यादा लिखना, तो यू कैन यूज द होल स्पेस गिवन इन योर आंसर कॉपी। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट साइट आती है उसका कनेक्शन वो है क्या चीज, कहां से कनेक्शन है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, किसी पर्टिकुलर सिविलाइजेशन, किसी डायनेस्टी से है, ये लिखना है। फिर हमेशा अगर वो साइट है तो उसकी डिस्कवरी के बारे में जरूर लिखना है, डिस्कवरर और उस डिस्कवरी का ईयर, और लास्ट चीज है उसके बारे में कोई भी अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जैसे मैं बताता हूं आपको, कनेक्शन है इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन से। डिस्कवरर की अगर मैं बात करूं तो इसके ये फर्स्ट साइट है डिस्कवर, दयाराम साहनी। ईयर की बात करूं, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1921। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का मतलब यहां हमेशा अगर कोई साइट्स हो तो उसमें आर्टिफैक्ट्स लिखे जाते हैं जो वहां से मिले हैं, एक दो आर्टिफैक्ट्स करके आप लिख सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मेट अबाउट द इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट। जरूरी नहीं कि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से आए, वो कोई इंपॉर्टेंट कैपिटल हो सकती है, पाटलिपुत्र हो सकती है, सारनाथ जैसे एग्जाम में पूछा गया था, सारनाथ वाज आस्क्ड इन एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। तो अगर आपको उसकी डिस्कवरी या ये नहीं पता हो तो फिर उसका कनेक्शन, इसीलिए मैंने लिख दिया कनेक्शन, जरूरी नहीं सारी चीजें मेंशन करो। इंडस में तो ऑल आर इंपॉर्टेंट, पर इंडस के अलावा कोई हिस्टोरिकल साइट हो तो कनेक्शन जरूर लिखना उसका, किस चीज से रिलेटेड है और कोई भी उसकी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अभी तो हम इंडस के ऊपर लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे ये है तो कैसे लिखेंगे हम इसको इंडस में। तो हड़प्पा की बात करें, इसको हम पॉइंट में लिखेंगे, कोई भी साइट आए तो पॉइंट में लिखना ज्यादा ठीक रहेगा, यहां आपके पास इंफॉर्मेशन को अलग अलग सेग्रीगेट करने के चांसेस होंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट, फर्स्ट इंडस साइट, फर्स्ट इंडस साइट, बिल्कुल लिख सकते हैं, इट वाज ना लिखते हो आप, सिंपल लिख सकते हैं फर्स्ट इंडस साइट। फर्स्ट लिखेंगे, अगर इसकी जगह कोई और होगा तो सिर्फ इंडस साइट लिख देंगे। इंडस साइट डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी, दयाराम साहनी इन 1921। ईयर भी लिख दिया, डिस्कवरर भी लिख दिया। एक और चीजें मैंने बताई थी आपको जो लिख सकते हैं यहां पर, what you can mention in your answer, it was the first Indus site discovered by Dairam Sahni, you have also written about the year। now if you want to write, so you can write it here like in bracket form location, चाहो तो ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे चलेगा, लोकेशन भी आप लिख सकते हो। कहां है ये, आज के पंजाब में जो पाकिस्तान में है, क्लियर, और रावी नदी के किनारे है, तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो पंजाब पाकिस्तान। और अगर और एक तरीका है, अब देखिए यहां चलता है इंप्रोवाइजेशन, किसी को लगता है सर मैं पंजाब नहीं लिखूं, मैं सिर्फ लिख दूं इन पाकिस्तान अलोंग रावी रिवर, वो और अच्छा है, तो आप ऐसे भी इंप्रोवाइज कर सकते हैं, इन पाकिस्तान अलोंग रावी रिवर। आपने एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी उसमें, रावी रिवर, पंजाब ना लिखते हुए, क्लियर। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि यहां पर आप पंजाब ना लिखते हुए आप रावी नदी लिखें, ये भी आप लिख सकते हैं, क्लियर फंडा। नाउ द लास्ट थिंग इज यू हैव टू राइट अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स व्हिच आर फाउंड हियर। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं उसको, फाइंडिंग्स, मतलब यहां से मिला क्या है, फाइंडिंग्स, डैश ला के आप लिख सकते हैं क्या फाइंडिंग्स मिली यहां से, कोई भी एक दो चीजें, जैसे सिमेट्री R37 मिला है यहां से, वेनिटी बॉक्स मिला है यहां से, ठीक है। तो और इसके अलावा आप चाहो तो वो टेराकोटा मिले हैं यहां से, मिरर मिला है यहां से, एटसेट्रा करके लिख दीजिएगा। दैट मीन्स you have to write about the discoverer, the year, the location and also some of the important findings। क्लियर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी साइट आती है, अब देखिए इस साइट को देखिए, मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो में लिख सकते हैं इट वाज डिस्कवर्ड बाय राखलदास बनर्जी, और शॉर्ट में लिख दीजिए RD बनर्जी इन 1922। इसका लोकेशन भी लिख दीजिए, ये इंडस नदी किनारे है पाकिस्तान में, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे चल रहा हूँ। फाइंडिंग्स में ग्रेट बाथ एक आप लिख दीजिएगा, ग्रेट ग्रेनरी एटसेट्रा। हड़प्पा में चाहे तो 6 ग्रेनरी लिख दीजिएगा। तो मेनली आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट देयर इज अ फॉर्मेट बिहाइंड एवरी आंसर, और वो पैटर्न के पीछे अगर हम जाएं और उसको समझ लें तो बहुत अच्छे आंसर्स हम लिख सकते हैं।
धीरे धीरे फिर लेक्चर्स डिस्कशन में व्हेन वंस यू विल बी एबल टू राइट द, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स और you will be able to write the answers, then we will discuss mainly that how to make the concise and how we can further improve our answers. But first of all, this is the basic of your answer writing. ऐसे हम बहुत सारे सेशंस 3 और 5 और 11 मार्कर कर लेकर आएंगे. क्लियर? बट आई होप सो कि आप बैटल्स, इंपॉर्टेंट साइट्स और एक जो है एम्बेसडर, इसको लिखना सीख गए होंगे. और 3 मिथ आपके जरूर यहाँ से क्लियर हो गए होंगे कि क्या एक लाइन में लिखें, 2 में लिखें या 3 में, वो मैंने पहले ही बता दिया. ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. See you in the next lecture of next interesting answer writing session in which we will discuss more 3 marker, 5 marker and 11 marker questions. That's all for today. Thank you so much. Have a great day.